हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो हमने अभी तक हाइड्रोलॉजी में 3 चैप्टर पूरे कर लिए। तो हमको चैप्टर 4th स्टार्ट करने से पहले, जिसका नाम है इन्फिल्ट्रेशन, उससे पहले हमने थोड़ा सा एक मिसलेनियस टॉपिक था हमारा जो छूट गया था, उसको पढ़ना है। तो हम आज अपना ये मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। तो जो ये इसमें बात कही गई है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसका नाम है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। ठीक है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। ठीक है, कि मतलब कैसी कोई जगह है हमारे पास, कोई जगह है तो देखा जाता है कि वहाँ पे कितना बारिश होती थी और इस बार कितना कम बारिश हुई है। इसके हिसाब से हम डिफिशियंसी और रेन के बारे में पता करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होता है, एई के क्वेश्चन में बहुत बार बने हुए हैं हमारे। एई उत्तराखंड, एई यूपी, ये उत्तर प्रदेश वाले में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि हमने 2000 ठीक है, इस बार हमको क्या करना, कोड से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कोड से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने अभी 2016 का यूपी वाला पेपर देखा, जो 2016 वाला जो अभी 2021 में हुआ है, उसमें क्या किया है, सारा कुछ जितना भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ से पूछा गया, वो हमसे कोड से पूछा गया है। ठीक है, कोड से पूछा गया है। तो इस बार हमको एस्टिमेटिंग में भी देखना पड़ेगा कि यार हमको एस्टिमेटिंग में भी बहुत सारे हमको क्या है, कोड से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपको जब एस्टिमेटिंग कराऊंगा तब पढ़ लेंगे। अभी क्या बात करिए, इंडेक्स ऑफ विटनेस की बात की गई। ठीक है, जो इंडेक्स ऑफ विटनेस होता है इसको हम लिखते हैं IOW। ठीक है, IOW लिखते हैं। ठीक है, ये अब एग्जाम में पूछे जाएंगे हमसे। तो ये होता है IOW। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, इनको याद करना है कि एक्चुअल रेनफॉल इज इन अ गिवन ईयर अपॉन एवरेज एनुअल रेनफॉल एट दैट प्लेस इंटू 100। क्या हो गया, IOW क्या है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस है। इसका मतलब क्या है कि किसका रेशियो है, ये है एक्चुअल रेनफॉल इज इन गिवन ईयर। मतलब मानो कि 2010 में कुछ 60 mm की बारिश हो गई। ठीक है, कुछ 60 mm की बारिश हो गई, बट वहाँ की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल इन दैट प्लेस की, उसकी जो एवरेज रेनफॉल कितनी थी, मानो उसकी उस जगह की, मानो जैसे हम चेन्नई की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, कि 2010 की बात कर रहे हैं हम, कि वहाँ बारिश कितनी हुई, एक्चुअल बारिश कितनी हुई 60 mm की। एक्चुअल बारिश कितनी हुई, एक्चुअल रेनफॉल कितनी हुई 60 mm की। बट जो वहाँ की एवरेज है, मतलब वहाँ जो मतलब एवरेज, मतलब कई सालों के उसको एवरेज बोलते हैं, उसकी जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी है, वो 120 mm है, वो 120 mm है। ठीक है, तो क्या होगा, जो IOW आएगा, इंडेक्स ऑफ वेटनेस आएगा, वो क्या आएगा, 60/120 × 100, 1/2 कितना आएगा, 50%। तो उसके इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितनी है हमारे पास, 50%। ठीक है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितनी है, 50%। तो क्या कहा गया, IOW क्या कहा गया, इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या क्या, एक्चुअल रेनफॉल इन द गिवन ईयर, उस गिवन ईयर में एक्चुअल कितनी रेनफॉल हुई, और वहाँ जो एरिया है वहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, IOW। फॉर एग्जांपल ये समझाया था मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, अब हमने जो देखा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो एक, कि इफ द index of wetness is 60%, अगर मानो कि जो इंडेक्स ऑफ वेटनेस है वो 60% है, तो मतलब कि वहाँ के रेन डिफिशियंसी कितनी हो गई, रेन डिफिशियंसी हमारे पास कितनी हो गई, रेन डिफिशियंसी कितनी हो गई, 40%। मतलब कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस तो 60 हो गई, 60% है, मतलब वहाँ कितनी रेन की कमी हो गई, 40% रेन की कमी हो गई। ठीक है, 40 रेन की कमी हो गई। ठीक है, ये हमारी बातें हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास IOW के बारे में, जिसकी बात हो गई इंडेक्स ऑफ वेटनेस के बारे में। ठीक है, ये पेपर में आते हैं इसलिए मैंने करा रहा हूँ, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कुछ पॉइंट नोट है
ये लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास लार्ज डिफिशेंसी। लार्ज, उस जगह को हम बोलेंगे कि लार्ज डिफिशेंसी कब होगी? लार्ज डिफिशेंसी। दूसरा पॉइंट सीरियस डेफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट हमारे पास डिजास्ट्रस डिफिशिएंसी। ठीक है, डिजास्ट्रस डिफिशिएंसी। जब ठीक है लार्ज डिफिशिएंसी, सीरियस डिफिशिएंसी और डिजास्ट्रस डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, कि कमी हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि रेनफॉल की कमी हो गई। कैसे? अगर IOW अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 60% है तो उस जगह में जो रेन डिफिशिएंसी हुई, जो रेन में कमी हुई, वो कितनी हुई? वो 40% की कमी हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार लार्ज डिफिशिएंसी की बात करें, जो लार्ज डिफिशिएंसी हम उस एरिया को कब बोलेंगे? जब वहाँ 30 से 45% की बारिश की कमी होगी, तो वो क्या होगी? लार्ज डिफिशिएंसी होगी। ठीक है, लार्ज डिफिशिएंसी होगी। सीरियस डिफिशिएंसी की बात करेंगे, जब 45 से लेके 60% तक की बारिश की कमी होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सीरियस डिफिशिएंसी। बट अगर ग्रेटर देन 60%, अगर क्या होगा? हमारा रेन डिफिशिएंसी हो जाए, रेन की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा? उसको हम डिजास्ट्रस डिफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, ये याद रख लेना, ये आ सकता है एग्जाम में कि जैसे पूछ लिया, क्वेश्चन है पूछ लेगा कि डिजास्टर्स डेफिशिएंसी क्या होती है? 30 to 45%, 45 to 60% या ग्रेटर देन 60% या नन ऑफ दिस। तो क्या लगाना? ग्रेटर देन 60% इज द डिजास्टर्स डिफिशिएंसी एंड 45 to 60% इज द सीरियस डिफिशिएंसी एंड 30 to 45% इज लार्ज डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी मतलब कमी। ठीक है, डिफिशिएंसी मतलब कमी। तो इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ठीक है, ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा, कि कैसे किसी जगह पे सूखा पड़ जाता है ना, उसको हम कहते हैं ड्रॉट कहते हैं। ठीक है, इसका लिखना, ड्रॉट इज द क्लाइमेटिक anomaly characterized deficient supply of moisture। मतलब मानो कहीं किसी भी एरिया में अगर रेन की कमी हो गई, कुछ कमी हो गई, तो उस वजह से क्या होगा? वहाँ क्या होगा? सूखा पड़ने लग जाएगा। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा? सूखा पड़ने लग जाएगा। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा? सूखा पड़ने लग जाएगा। अब सूखा पड़ने लग गया तो क्या होगा? ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉट हो गया मतलब सूखा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? जो ये ड्रॉट होते हैं कई टाइप के होते हैं। ठीक है, कई टाइप से होते हैं ड्रॉट। ठीक है, जो पहला होगा वो होगा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। क्या होता है? मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, एक हो गया मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। थर्ड हो गया हमारे पास एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, क्या हो गया? एक हो गया हमारे पास मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, और एक हमारे पास एग्रीकल्चरल ड्रॉट हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या चीज क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्रॉट मतलब होता है सूखा, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होता है। अगर मान लो कि कभी रेन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ने लग जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? ठीक है, मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट देना। अब पढ़ते हैं मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है दिस टाइप ऑफ ड्रॉट occurs
दिस टाइप ऑफ ड्रॉट अकर्स व्हेन द deficiency of moisture is about 25%. कि दिस टाइप ऑफ ड्रॉट अकर्स व्हेन द डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर इज अबाउट 25%. मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कब पड़ेगा? जब भी जो डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर है, जो मतलब बारिश की कमी है, वो कितनी है? 25% तक की कमी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मीटरोलॉजिकल ड्राउट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, अगर 25 से 50% की डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर है, मतलब रेन की कमी है, तो उसको हम बोलेंगे मॉडरेट ड्राउट। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट ड्राउट, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 50% हो गया, क्या डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर या रेन डिफिशियंसी बोल दो, तो कितना हो जाएगा? 50% से ज़्यादा होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सीरियस ड्रॉट, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा, सीरियस ड्रॉट या सीवियर ड्रॉट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये याद रखना कि अगर मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कब होता है? जब भी जो डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर होते हैं वो 25% होता है। जब 25% होगा, 25% तक होगा, तो उसको हम मीटरोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। जब 25 से 50 होगा तो उसको हम मॉडरेट ड्रॉट कहेंगे, और जब ग्रेटर देन 50% हो जाएगा उसको हम सीरियस ड्रॉट या सीवियर ड्रॉट कह देंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सी पॉइंट लिखना, और इसमें जो सी पॉइंट है वो लिखना। इसके अंदर जो सी पॉइंट है, अ ईयर इज सेड टू बी द ईयर इज सेड टू बी द ईयर इज सेड टू बी द ईयर इज सेड टू बी ड्रॉट ईयर अ ईयर इज सेड टू बी ड्रॉट ईयर in case the area affected by severe or moderate drought. Serious and moderate drought is more than 20% of the total area of the country, ठीक है। क्या बोला है कि उस साल को हम उस साल को हम सूखा कहेंगे, बोलते हैं ना, जैसे न्यूज़ में आता है कि ये साल सूखा साल हो गया, तो उस साल को हम सूखा कहेंगे जब भी जो एरिया होगा, जो एरिया अफेक्टेड होगा, उसमें सीवियर या मॉडरेट ड्राउट से कितना? मोर देन 20%, किसके? टोटल एरिया ऑफ द कंट्री के टोटल एरिया के, जो जितना भी कंट्री का टोटल एरिया होगा, इसमें क्या कहा गया कि जो एरिया अफेक्टेड होगा, जैसे कोई मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया ले लो, कि जो पर्टिकुलर एरिया मान लो, उसमें जो भी सीवियर और मॉडरेट, सीवियर कितना बोला था मैंने? ग्रेटर देन 50, और ये मॉडरेट कितना बोला? 25 से 50% के बीच में, उसमें से मोर देन 20%, इनके जो मोर देन 20% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, जो टोटल एरिया, जो कंट्री का टोटल एरिया, उसका 20% जो भी होगा वो भी मॉडरेट ड्राउट, ठीक है। उस साल को हम क्या कहेंगे? ड्राउट ईयर कह देंगे, ठीक है। ड्राउट ईयर किसको कहेंगे हम? जिसमें सीवियर और मॉडरेट जो सीवियर और मॉडरेट ड्राउट है वो 20% ज़्यादा हो जाए, 20% ज़्यादा हो जाए, किसके? टोटल एरिया ऑफ द कंट्री को। उस साल को क्या कहेंगे हम? उस साल को हम ड्रॉट ईयर कहेंगे, ठीक है। उस साल को हम ड्रॉट ईयर कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करें, अगर हम डी पॉइंट की बात करें, 0.2 से बड़ा या बराबर P इक्वल्स टू लेस देन 0.4, ठीक है। P क्या है? प्रोबेबिलिटी है इसमें, ठीक है। P क्या है? प्रोबेबिलिटी। अगर 0.2 से बड़ा हो या बराबर हो और 0.4 के बराबर हो या कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया। उसको क्या बोलेंगे हम? ड्रॉट प्रोन
एरिया, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉट प्रोन एरिया। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, ड्रॉट प्रोन एरिया। अगर जो P है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0.4 हो जाए, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0.4 हो जाए, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम क्रोनोलॉजिकली, ये पेपर में आ सकता है, क्रोनोलॉजिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर 0.2 से बड़ा हो या बराबर हो क्या प्रोबेबिलिटी, और 0.4 के बराबर हो या उससे छोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉट प्रोन एरिया। ठीक है, अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0.4 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोनोलॉजिकल ड्रॉट प्रोन एरिया। ठीक है, अब जो इन इंडिया, अब लिखना, नोट लिखना कि इन इंडिया अबाउट 33% कि इंडिया में कितना, 33% एरिया इज ड्रॉट एरिया। मतलब मान लो कि इंडिया का जो, अगर हमने इंडिया के पूरे एरिया को 100% मान लिया है, ठीक है, ऊपर से नीचे, आगे इधर से उधर, ईस्ट टू वेस्ट, जितना भी पूरा टोटल इंडिया मतलब टोटल कंट्री का हमारा जितना भी, उसको 100% मान लिया है, उसमें से जो 33% एरिया है, हमारे इंडिया का, वो क्या है, हमारा ड्रॉट एरिया, मतलब सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ क्या पड़ा हुआ है, सूखा। उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉट एरिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉट एरिया बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, क्या आता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट किसको बोलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर इन लेक्स, रिजर्वायर्स। अब क्या होगा कि अगर मॉइस्चर की कमी होगी, मतलब अगर बारिश की कमी होगी, तो क्या होगा, हमारे तालाब हो गए, जो लेक हो गए, जो रिजर्वायर्स हो गई, क्या होगा, सूखने लग जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, ये बी पॉइंट था। अब जो सी है वो है हमारे पास एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। दिस इज मेनली कैरेक्टराइज्ड, दिस इज मेनली characterized this is mainly characterized by deficiency of rainfall। अब क्या होगा, एग्रीकल्चरल ड्रॉट भी हो सकता है, खेती बाड़ी में भी हो सकता है। अब कैसे होगा, अब अगर खेती बाड़ी करेंगे तो हमको पानी की तो जरूरत पड़ेगी, पानी की क्या होगी, जरूरत तो पड़ेगी। अगर मानो अगर वहाँ रेनफॉल ही नहीं हो रहा, तो क्या खेती हो पाएगी अच्छे से, है, नहीं हो पाएगी ना, खेती तो हो ही नहीं पाएगी अच्छे से। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, क्या हो गया कि हमारे वहाँ रेनफॉल की कमी हो गई, हमारे वहाँ क्या हो गई, रेनफॉल की कमी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, रेनफॉल की कमी हो गई, उस वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चरल ड्राउट हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल ड्राउट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एग्रीकल्चरल ड्राउट हो गया। ठीक है, अब आता है हमारे पास, ये तो हमने पढ़ लिया सब कुछ। फिर हमारा एक होता है, जो बताना भूल गया था मैं आपको पहले। अब ये तो इतना हो गया, हमने ड्रॉट वॉट के बारे में पढ़ लिया कि क्या एग्रीकल्चरल ड्रॉट होता है भाई, रेनफॉल की कमी से। अब एग्रीकल्चर में रेनफॉल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, सूखा पड़ ही जाएगा। और हाइड्रोलॉजिकल में मतलब कि लेक में कमी हो गई, रिजर्वायर में कमी हो गई, तो उससे क्या होगा, हमारे पास कमी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, हमारे पास कमी हो जाएगी, रिजर्वायर की, लेक में सूखा पड़ जाएगा। एक आता है हमारे पास इसके बाद एरिडिटी इंडेक्स, एक आता है हमारे पास एरिडिटी इंडेक्स। ठीक है, एरिडिटी इंडेक्स के बारे में होता है, ये क्या होता है, पीईटी
पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी। ठीक है, पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी। पीईटी क्या था? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। एईटी था हमारे पास एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम एरिडिटी इंडेक्स। ये याद रखना है हमको क्या? ठीक है, ये हमारे पास एरिडिटी इंडेक्स है। अब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर जो एरिडिटी इंडेक्स है AI, अगर एरिडिटी इंडेक्स इधर लिखे हम सीवियरिटी, ठीक है, 0, अगर 0 हो जाए या नेगेटिव में आ जाए वैल्यू, ठीक है, तब क्या लिखेंगे? 1 से 25 में क्या होगा सीवियरिटी, और 26 से 50 में क्या होगा, और ग्रेटर देन 50 में क्या होगा हमारे पास सीवियरिटी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम, ये पेपर में आ सकता है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ग्रेटर देन 50 वाला मैं। ठीक है, ग्रेटर देन 50 वाला मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन 50 वाला ऊपर लिख देता हूँ। तो क्या होगा? एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है? हमने अभी पढ़ा, एरिडिटी इंडेक्स होता है हमारे पास पीईटी माइनस एईटी अपॉन में पीईटी। पीईटी क्या होगा? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन कि पौधे, मतलब अगर एक एग्जांपल में लूं, पौधे को कितना पानी चाहिए था। मानो पौधे को हमने दिया 100 पानी, ठीक है, 100% पानी दी, सॉरी, मतलब अगर ऐसे मानो कि अगर हमने, ये कोई पौधा है, इसको हमने पानी देना था, पीईटी का मतलब हो गया पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, मतलब कि अगर हमको इसको पानी देना था 100, बट एक्चुअल में हमने कितना पानी दिया? 50, तो क्या होगा? इसकी ग्रोथ हो पाएगी अच्छे से? इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, बट अगर हमने 100 पानी देना था और 100 ही पानी दिया, तो क्या इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो जाएगी? इसकी ग्रोथ सही नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी से ग्रोथ होगी। तो यही कंडीशन है इसकी भी, पीईटी अपन ईईटी की, मतलब कि पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन अपॉन पीईटी, मतलब पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो अगर 0 या नेगेटिव में चले गई वैल्यू, मतलब -1 -2 कुछ भी चले गई, तो हमारे पास जो एरिडिटी इंडेक्स होगा वो क्या होगा? नॉन एराइड, नॉन एराइड। ठीक है, नॉन एराइड। अगर 1 से 25 तक चले गई तो ये होगा माइल्ड एराइड। ठीक है, ये होगा माइल्ड एराइड। ये क्या होगा हमारे पास? माइल्ड एराइड। अगर 0 या नेगेटिव चले गई तो क्या होगा? नॉन एराइड होगा रीजन, और 1 to 25 होगा तो माइल्ड एराइड होगा। 26 से 50 के बीच में क्या होगा? मॉडरेट एराइड होगा। क्या होगा? मॉडरेट एराइड होगा। और अगर ग्रेटर देन 50 हो गया तो क्या होगा? सीवियर एराइड होगा, सीवियर एराइड। ठीक है, सीवियर एराइड, सीवियर एराइड होगा। ठीक है, क्या होगा? सीवियर एराइड होगा हमारे पास। ठीक है, सीवियर एराइड होगा। ठीक है, हमारे पास सीवियर एराइड होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आप ये लिख लिया होगा आपने, अब इसके बाद लिखना पीईटी और एईटी के बारे में थोड़ा सा लिखना। ठीक है, पीईटी और एईटी के बारे में थोड़ा सा लिखना। पीईटी, ठीक है, पीईटी होता है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में पता होगा आपको, पहले लेक्चर में पढ़ाया मैंने। इवेपो ट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, by the plant, the amount of water consumed by the plant consecutively if sufficient moisture is available। मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट ने कंज्यूम करा। ठीक है,
मतलब इसका अगर सिंपल फॉर्म में बोलूँ कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट को कंज्यूम करना चाहिए था, उसको हम क्या कहते हैं, पीईटी, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। फिर ये लिख लिया होगा आपने, द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट कंजप्टिवली इफ सफिशिएंट मॉइस्चर इज अवेलेबल। मतलब वहाँ पे पानी की मात्रा बराबर है और कितना पानी हमको एक पौधे को चाहिए था, ठीक है, उसको बात है पीईटी पे, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास एईटी, एईटी एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन में बात की गई है द water consumed by the plant under existing condition, ठीक है। कितना वाटर प्लांट ने कंज्यूम किया, पोटेंशियल मतलब इतना पानी तो कंज्यूम करना था, बट इसका मतलब हो गया, उसमें पीईटी का मतलब तो हो गया इतना पानी हमको कंज्यूम करना था, बट एईटी मतलब एक्चुअल में इसने कितना, प्लांट ने कितना पानी कंज्यूम किया, इसको बोलते हैं एईटी, ठीक है, इसको बोलते हैं एईटी, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। इसमें जो याद रखने वाली बात है, पीईटी एईटी कुछ याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ एरिडिटी इंडेक्स याद रखना हमको, पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी, ठीक है, ये याद रखना है, पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमको याद रखना है इसमें एआई और सीवियरिटी की क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर जीरो होगा या नेगेटिव होगा तो ये माइल्ड एराइड है, ठीक है, क्या है हमारा, माइल्ड एराइड है। अगर 1 से 25 की बात करें तो ये मॉडरेट है, सॉरी, अगर 0 से नेगेटिव होगा तो नॉन एराइड होगा, अगर 0 और नेगेटिव होगा तो नॉन एराइड होगा, 1 से 25 होगा तो ये माइल्ड एराइड होगा, ठीक है, माइल्ड एराइड होगा। अगर 26 से 50 के बीच की बात करें, 26 से 50 के बीच की बात करें तो ये क्या होगा हमारा, मॉडरेट एराइड होगा। और अगर ग्रेटर देन 50 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सीवियर एराइड हो जाएगा, ठीक है, सीवियर एराइड। ये याद करने वाली चीज़ है इसमें। एआई क्या होता है, पीईटी, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। एरिडिटी इंडेक्स हो गया, सीवियरिटी हो गया, 0 और नेगेटिव होगा तो नॉन एराइड होगा, 1 से 25 होगा तो माइल्ड एराइड होगा, 26 से 50 होगा तो मॉडरेट एराइड होगा, ग्रेटर देन 50 होगा तो सीवियर एराइड होगा, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद इसमें आता है हमारे पास प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन, ठीक है। सबसे इसके बाद आता है हमारे पास प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएमपी, ठीक है। इन द डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, अगर हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको स्टडी करनी पड़ती है किसकी, पीएमपी की, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन की, ठीक है। अगर हम कहीं पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस एरिया का हमको प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है हमको, ठीक है। तो हमने पॉइंट लिखे, सबसे पहला पॉइंट लिखा हमने इसमें कि प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन इज द ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉर अ गिवन ड्यूरेशन that is physically possible over a station और बेसन। मतलब क्या बोला इसने कि प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जैसे कोई एरिया है तो उस एरिया में
कितना ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो सकता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यही बोला है इसमें, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज द ग्रेटेस्ट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल कहाँ, गिवन ड्यूरेशन दैट फिजिकली पॉसिबल ओवर स्टेशन, मतलब किसी एक एरिया में कितना ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब जो प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है वो निकलता है हमारा, ठीक है, वो निकलता है हमारा पी बार अपॉन प्लस पी बार प्लस के सिग्मा, ये निकल गया हमारा पीएमपी निकालने का फॉर्मूला, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है हमारी। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। पीएमपी क्या होता है, पी बार प्लस के सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनफॉल डाटा, ठीक है, स्टैंडर्ड सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनफॉल डाटा। पी क्या हो गया हमको, पी बार हमको पता है क्या होता है, मीन रेनफॉल, क्या होता है, मीन रेनफॉल। ठीक है, मीन एनुअल रेनफॉल होता है ये, मीन एनुअल रेनफॉल डाटा। ठीक है, मीन एनुअल रेनफॉल डाटा होता है हमारा पीएमपी। ठीक है, पीएमपी क्या होता है हमारे पास, पीएमपी होता है प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, मतलब उस एरिया में कितना ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो सकता है, उसको हम पीएमपी कहते हैं। और पीएमपी की स्टडी हमको करना जरूरी है, जब अभी हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई डैम बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो हमको वहाँ पे प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन की स्टडी करनी पड़ेगी उस एरिया के बारे में, कि उस एरिया में कितना ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो सकता है। पीएमपी निकालने का फॉर्मूला होता है पी बार प्लस के अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनफॉल डाटा, और पी बार क्या होता है हमारे पास, मीन एनुअल रेनफॉल डाटा। ठीक है, इसके बाद आता है एक जो कभी कभार पेपरों में पूछ लेता है, एई में पूछा गया है कई बार। ठीक है, कई बार पूछा गया है, जो पूछा गया वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑब्जर्व्ड रेनफॉल, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑब्जर्व्ड रेनफॉल। तो वो कैसे निकालते हैं हम, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑब्जर्व्ड रेनफॉल क्या निकालते हैं, PM इक्वल्स टू 42.6, ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, 42.16, इसमें क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मतलब इसमें ये फॉर्मूला पूछेगा 42.16 डी की पावर 0.475, ये याद रखना, ये कंफर्म आ सकता है क्योंकि ये एई में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एब्जॉर्ब रेनफॉल, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश एब्जॉर्ब करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, PM इक्वल्स टू 42.16 डी की पावर 0.475। क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एब्जॉर्ब रेनफॉल, कि वर्ल्ड में अगर हमको कहीं पे ग्रेटेस्ट रेनफॉल निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे PM इक्वल्स टू 42.16। ठीक है, PM इक्वल्स टू 42.16 डी की पावर 0.475। ठीक है, इसमें जो डी है वो है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, किस में निकालेंगे, आवर्स में। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल किस में, आवर्स में। और जो PM है वो एक्सट्रीम डेप्थ ऑफ रेनफॉल सेंटीमीटर में। ठीक है, ये होगा हमारा, किस में निकलता है, प्रेसिपिटेशन किस में निकलता है, सेंटीमीटर पर आवर में निकलेगा ना, कि इतने घंटे में इतनी बारिश हुई। ठीक है, इंटेंसिटी बताता है। तो PM क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटेस्ट, हमको वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑब्जर्व्ड रेनफॉल निकालना, अगर हमको वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑब्जर्व्ड रेनफॉल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, PM इक्वल्स टू 42.16 क्या निकालेंगे, याद रखना, ये आ सकता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑब्जर्व्ड रेनफॉल निकालना हो तो PM इक्वल्स टू 42.16 डी की पावर 0.475। डी क्या होता है, उसमें डी होता है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, कितने
टाइम के लिए हमारा रेनफॉल हुआ आवर्स में, और PM हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम डेप्थ ऑफ रेनफॉल। कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी रेनफॉल की, वो होगा एक्सट्रीम डेप्थ ऑफ रेनफॉल। किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, ये याद रखना है हमको, ठीक है। उसके बाद एक मैंने आपको, जब हम गेज पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, तो ये हो सकता है नया क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए। क्वेश्चन पूछ लेगा हाईएस्ट रेन गेज डेंसिटी has been adopted in, कहाँ सबसे ज्यादा रेन गेज डेंसिटी का है, मतलब कम एरिया पे ज्यादा क्या लगा रखा है, रेन गेज लगा रखा है। वो कौन सा देश है, वो देश है इजराइल। कौन सा देश है, इजराइल। ये आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, ये जो मिसलेनियस टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जो पढ़ाऊंगा वो उसको चैप्टर नंबर 4 इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यार अपने दोस्तों को चैनल को भेजना, ठीक है। अगर आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो है क्लासरूम नॉलेज के नाम से, ठीक, क्लासरूम नॉलेज के नाम से, वहाँ ज्वाइन हो जाना, ठीक है, ठीक है। बाकी फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करना, लाइक भी करना। थैंक यू।